स्टूडेंट देखिए, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8th में सोशल साइंस सब्जेक्ट में पार्ट 7, जिसका नाम है परिवर्तनकारी बाह्य शक्तियाँ, है ना। तो इसके पहले हमने इसकी एक वीडियो बना ली और उसमें इसके कुछ भागों को समझा दिया, जिसमें हमने क्या समझा है, अपक्षय के प्रकार के बारे में जाना है और धरातल के बारे में जाना है और ये परिवर्तनकारी बाह्य शक्तियाँ क्या होती है इनके बारे में जाना है। अब हम इसके आगे देखते हैं क्या है इसमें। तो देखिए, हमको अभी पता चला है अपक्षय के कितने प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। अब हम पढ़ेंगे तल संतुलन या अपर्दन चक्र। तो अपक्षय के साथ साथ परिवर्तनकारी बाह्य शक्तियाँ जिन्हें अनाच्छादनकारी शक्तियाँ भी कहते हैं, है ना। ये जो परिवर्तनकारी बाह्य शक्तियाँ क्या बोलते हैं, अनाच्छादनकारी बाह्य शक्तियाँ भी कहते हैं। धरातल को समतल करने के लिए निरंतर क्रियाशील रहते हुए अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण का कार्य करती हैं। इसे ही अपर्दन चक्र कहते हैं। ठीक है, आपको अपर्दन चक्र की परिभाषा पता चली कि धरातल को समतल करने के लिए निरंतर क्रियाशील रहते हुए अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण का कार्य करती है कौन, अनाच्छादनकारी शक्तियाँ। ठीक है, ऐसे ही क्या बोलते हैं, अपर्दन चक्र कहते हैं। नदियाँ, हिमानियाँ, पवन, भूमिगत जल और समुद्री लहरें तल संतुलन के प्रमुख कारक हैं। तल संतुलन के कार्यों को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला आता है निम्नीकरण और दूसरा आता है उच्चयन। तो देखिए, तल संतुलन का हमको चित्र बताया गया है। ये समतल सतह है, यहाँ से निम्नीकरण होता है, फिर ये परिवहन, यहाँ से परिवहन चलता है ना। अब और ये नीचे वाला भाग है, ये अधिवृद्धि, निक्षेपण और धरातल की समतल स्थिति। उच्चयन अधिवृद्धिकरण अपर्दन की प्रक्रिया द्वारा चट्टानों को घिसकर, खुरचकर या काटकर उनको अपने मूल स्थान से हटा दिया जाता है। इससे ऊंचे स्थान धीरे धीरे नीचे हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को निम्नीकरण कहते हैं। ऊंचे स्थान से विघटित हुए एवं अपघटित पदार्थों को निचले भागों तक ले जाने की क्रिया को परिवहन कहते हैं। निचले क्षेत्रों या गड्ढों में अपरदित पदार्थों को जमा होते रहने को निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, अपरदित पदार्थों गड्ढों में जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। इस प्रक्रिया को उच्चयन अधिवृद्धिकरण कहते हैं। फिर देखिए, धरातल के चौरस और समतल होने को तल संतुलन कहते हैं। इसमें निम्नीकरण और अधिवृद्धि दोनों क्रियाएं होती हैं। अपर्दन के द्वारा धरातल के घिसने को निम्नीकरण कहते हैं तथा गड्ढों के भरकर ऊंचा करने की प्रक्रिया को अधिवृद्धि कहते हैं। अब आगे देखिए, बहते हुए जल अथवा नदी के कार्य। तो वर्षा जल का कुछ भाग वाष्प बनकर वायुमंडल में उड़ जाता है, कुछ भाग भूमि के अंदर रिस जाता है तथा अधिकांश भाग धरातल पर बहता हुआ नदी नालों में पहुंच जाता है। बहता हुआ यही जल नदी के रूप में तल संतुलन का महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करता है। नदियों का कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। नदियां अपने उद्गम से लेकर मुहाने तक विभिन्न स्तरों पर अपने कार्यों से विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। नदियों का प्रवाहित जल तीन तरह से धरातल को प्रवाहित करता है, जिन्हें नदी के 3 कारक कहा जाता है, अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण। तो हम सबसे पहले जानते हैं अपर्दन क्या होता है। बहती हुई नदी का जल अपनी शक्ति के द्वारा अपने मार्ग में आने वाले विखंडित चट्टानों पदार्थों को नीचे की ओर ले जाता है। नदी मार्ग में ये पदार्थ अपक्षय और अपर्दन की क्रियाओं द्वारा आते हैं। इन पदार्थों को नदी का भार कहा जाता है। यही भार घर्षण के औजारों के रूप में काम करता है। ये पदार्थ नदी के तल तथा किनारों को घिसकर काटने का काम करते हैं, जिससे नदी की तली गहरी और पाट चौड़ा होता जाता है। इस प्रक्रिया को ही अपर्दन कहते हैं। अपर्दन कार्य नदी में जल की मात्रा, नदी का वेग, नदी का ढाल और चट्टानों की बनावट पर निर्भर करता है। नदी अपर्दन 4 प्रकार से होता है। पहला देखिए, अपघर्षण। जो नदी का अपर्दन होता है कितने प्रकार से होता है, 4 प्रकार से होता है। अपर्दन क्या है, नदी के तली का गहरा होना, नदी के पाट का चौड़ा होना। ठीक है, तो आप देखिए अपघर्षण क्या होता है, बहाव के साथ चट्टानी टुकड़े तली के और किनारों को खुरसते और घिसटते चलते हैं। इस प्रक्रिया को अपघर्षण कहते हैं। फिर अगला आता है घुलन। नदी जल के संपर्क में आने वाली घुलनशील चट्टानों पर रासायनिक प्रक्रिया द्वारा घुले पदार्थ जल के साथ बह जाते हैं। फिर देखिए, भौतिक दाब शक्ति द्वारा नदी जल बहता हुआ अपनी शक्ति से चट्टानों को संधियों जोड़ों से ढीला कर उनके टुकड़ों को लुढ़काता हुआ ले जाता है। इस कार्य में नदी का जल किनारों से टकराता हुआ वहां जमी चट्टानों को ढीला कर अपने साथ बाहर ले जाता है। फिर लास्ट आता है सदनी घर्षण। तो लुढ़कते हुए
कंकड़ पत्थर आपस में एक दूसरे से टकराते चलते हैं, जिससे उनमें से और अधिक टूट फूट और आपसी घर्षण होता रहता है। नुकीले टुकड़ों का आकार घिसकर रगड़ाकर गोल और छोटा हो जाता है। इन चारों प्रक्रियाओं से नदी धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। अब देखिए, नदी अपरदन से निर्मित स्थलाकृतियाँ। यदि जब नदी का अपरदन होता है तो किस किस प्रकार की आकृतियाँ, स्थलाकृतियाँ का निर्माण होता है। तो नदी के ऊपरी भाग में अपरदन का कार्य अधिक होता है। इससे महाखड्ड या गार्ज, केनियन और वी आकार की घाटी, जल गर्तिका, छिप्रिकाएँ और जलप्रपात का निर्माण होता है। इनमें से महाखड्ड, वी आकार की घाटी तथा जलप्रपात मुख्य है। पहले हम जानते हैं महाखड्ड, है ना। महाखड्ड क्या होता है? नदी के अपरदन से निर्मित स्थलाकृति है। अपने ऊपरी भाग में उद्गम के पास और अपनी युवावस्था में नदी का प्रमुख कार्य अपनी चट्टानों, अपनी घाटी को गहरा करना होता है। इस भाग में जल का वेग अधिक होने से चट्टानों के टुकड़े पानी की तली को खुरच खुरच कर गहरा करते रहते हैं। इसके कारण गहरी कंदराएं, महाखड्ड और कैनियन का निर्माण होता है। जबलपुर के पास भेड़ाघाट का महाखड्ड दर्शनीय है। उत्तरी अमेरिका में कोलोरेडो नदी का ग्रांड कैनियन विश्व विख्यात है। अब दूसरा आता है वी आकार की घाटी। तो नदी के अपरदन कार्य का लक्ष्य अपने आधार तल तक पहुंचना होता है। उस झील या समुद्र के तल को जिसमें वह गिरती है नदी अपरदन का आधार तल कहते हैं। नदी अपनी घाटी को गहरा और किनारों को चौड़ा करती है, जिससे वी आकार की घाटी का विकास होता है। देखिए, वी आकार की घाटी बनी, यहाँ से ऐसे पानी आता है और ये यहाँ पास आता है। ये देखिए, ये यहाँ से ये वी आकार की ये घाटी बनाता हुआ जाता है। ठीक है, आगे देखिए जलप्रपात। जब नदी का जल किसी चट्टानी कगार पर ऊपर से सीधा नीचे गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। देखिए, ये चट्टानें हैं, ये कठोर चट्टान, और यहाँ से जो पानी गिरता है डायरेक्ट कहाँ गिरता है? एकदम नीचे गिरता है। तो इसमें ये जो चित्र बन रहा है, ये किसका बन रहा है? जलप्रपात का बन रहा है। तो ये क्या होता है इसमें? यदि नदी के मार्ग में कोई कठोर चट्टान लंबवत खड़ी पाई जाती है तो स्थायी जलप्रपात का जन्म होता है। ऊपर से गिरने वाला जल अपनी अपरदन शक्ति से नीचे की कोमल चट्टानों को तेजी से काटता है, जिससे जलधारा के नीचे गहरा गड्ढा बन जाता है। नदी के मार्ग के 3 भाग होते हैं: ऊपरी भाग, मध्य भाग और निचला भाग। नदी की 3 अवस्थाएं होती हैं: युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। नदी के 3 कार्य क्षेत्र होते हैं: ऊपरी भाग में अपरदन एवं परिवहन, और मध्य भाग में परिवहन, अपर्दन और निक्षेपण तथा निम्न भाग में निक्षेपण होते हैं। अब देखिए परिवहन कार्य। नदी चट्टानी पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने साथ बहाकर ले जाती है। इस क्रिया को नदी द्वारा भार वहन कहा जाता है। नदी की परिवहन क्षमता उसके वेग की मात्रा और भार वहन में शामिल प्रस्तर खंडों, कंकड़ों पर निर्भर होती है। नदी का वेग बढ़ने से परिवहन क्षमता भी तेजी से बढ़ जाती है। नदी की परिवहन क्षमता उसके वेग, जल की मात्रा तथा उसमें बहने वाले टुकड़ों कणों के आकार पर निर्भर करती है। यदि नदी के जल का वेग दुगना हो जाए तो उसकी परिवहन क्षमता 64 गुना बढ़ जाती है। यदि जल की मात्रा दुगनी हो जाए तो परिवहन क्षेत्र केवल 2 गुनी ही बढ़ती है। नदी बड़े और नुकीले खुरदरे पदार्थों की तुलना में महीन कणों को अधिक दूरी तक और अधिक मात्रा में ढो सकती है। आगे देखिए निक्षेपण कार्य। जब नदी पर्वतीय भाग से निकलकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो मंद ढाल होने से उसकी प्रवाह गति मंद पड़ जाती है। इसके साथ उसकी भार वहन शक्ति में जो भी कमी हो जाती है, इसके परिणाम स्वरूप भार का कुछ अंश निचले भागों में जमा होने लगता है। इस क्रिया को निक्षेपण कहते हैं। निक्षेपण क्रिया सामान्यतः मैदानी या निम्न क्षेत्रों में होती है। जब नदी किसी झील या समुद्र में मिलती है तो अपने मुहाने पर सारा भार या अवसाद जमा कर देती है। नदी अपना निक्षेपण कार्य मध्यवर्ती मैदानी भाग और निचले भाग में संपन्न करते हुए जलोढ़ पंख और गोखुर झील, तटबंध व डेल्टा की रचना करती है। देखिए जलोढ़ पंख या शंकु बना हुआ है ये। तो ये क्या होता है जलोढ़ पंख? देखिए हम जानते हैं नदी पर ढाल पर्वतीय भाग से जैसे ही समतल मैदानी भाग में प्रवेश करती है उसका वेग घटने से उसकी भार वहन क्षमता मंद हो जाती है। इससे भारी पदार्थ पर्वतपदीय भागों में अर्धवृत्ताकार पंख के रूप में जमा हो जाते हैं, जिसे जलोढ़ पंख कहते हैं। फिर देखिए गोखुर झील। तो जब नदी खुले समतल मैदान में बहती है तो उसके प्रवाह का वेग बहुत ही मंद हो जाता है। जरा सी रुकावट से प्रवाह इधर उधर मुड़ जाता है। यहाँ नदी मार्ग अत्यंत घुमावदार हो जाता है। इन घुमावों को विसर्प कहते हैं। विसर्पों के निचले किनारों पर निक्षेपण तथा ऊंचे किनारों पर कटाव होने से इसका आकार अंग्रेजी के अक्षर एस की भांति हो जाता है। देखिए ये बना हुआ ना, ये एस।
कालांतर में नदी की धारा विसर्प को छोड़कर सीधे सामने वाले भाग से मिल जाती है। ऐसी स्थिति में छूटा हुआ जल भरा भाग एक झील के रूप में रह जाता है। इसका आकार गाय के खुर की तरह होता है, इसलिए इसे गोखुर झील कहते हैं। देखिए ये पहले ऐसे चलता है, फिर ये कंडीशन, लास्ट में ये कंडीशन बचती है, ये गोखुर, तो इसे क्या बोलते हैं, गोखुर झील। आगे देखिए, तटबंध और बाढ़ का मैदान। मैदानी भाग में नदी के दोनों किनारों पर बने लंबे टीलों को प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। कई बार नदी बाढ़ आने पर जल तटबंधों के ऊपर से निकलकर दूर दूर तक फैल जाता है। यह ठहरा हुआ जल अपने साथ लाए महीन कण विस्तृत भाग में जमा कर देते हैं। जब बाढ़ का पानी उतर जाता है तब मिट्टी की परत चारों ओर जमा हो जाता है, इसे बाढ़ का मैदान कहते हैं। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान इस प्रकार बना हुआ है। फिर देखिए अगला पॉइंट आता है हमारा डेल्टा। ये देखिए ये डेल्टा बना हुआ है। जब नदी निचले भाग में किसी झील या समुद्र में मिलती है तो उसका वेग बहुत ही मंद हो जाता है, जैसे जल प्रवाह रुक सा गया हो। ऐसी अवस्था में नदी अपना समस्त महीन कणों वाला भार मुहाने पर बिछा देती है। नदी की धारा अनेक उपधाराओं में विभक्त हो जाती है। इस प्रकार बनी त्रिभुजाकार आकृति को डेल्टा कहते हैं। डेल्टा कई आकार वाले होते हैं, जैसे पंखाकार डेल्टा, पंजाकार डेल्टा, चांपाकार डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, नील नदी का डेल्टा, मिसिसिपी का डेल्टा विश्वविख्यात है। फिर आगे आता है एस्चुअरी, जिसे हम बोलते हैं ज्वार नदमुख। समुद्र में गिरने वाली कुछ नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती। ऐसी नदियों का मुहाना समुद्र की ओर क्रमशः चौड़ा होता जाता है। ऐसे मुहाने पर ज्वार भाटा और समुद्री धाराएं यहाँ के सारे अवसादों को गहरे समुद्र में बहा ले जाती हैं। अधिकांश मुहाने का भूभाग नीचा हो जाता है। ऐसी स्थलाकृति को ज्वारनदमुख या एस्चुअरी कहते हैं। भारत की नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी अपने मुहाने पर एस्चुअरी ज्वारनदमुख बनाती हैं। ठीक बच्चों, तो यहाँ हमने नदी के बारे में जाना, अपर्दन क्या होता है और ये कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ाते हैं इसके हिमानी के कार्य, तो हम इसको अगली वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।